प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 8 हिंदी नाटक करेंगे। हिंदी नाटक के अंतर्गत इस पीडीएफ मैंने 4 नाटकों का जिक्र किया है। अंधेर नगरी, बकरी, सिंदूर की होली, आगरा बाजार। यहाँ केवल मैं 2 नाटकों का जिक्र करने वाली हूँ और जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लगभग सभी नाटक इकाई 8 में जो लगे हैं, परीक्षोपयोगी तथ्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से मैं प्रश्न बनने का चांस बता दूं कि हिंदी नाटक से कितने प्रश्न बने हैं। तो 4 प्रश्न मान के चलिए, ठीक है। 4 प्रश्न आपको हिंदी नाटक से यहाँ से मिल ही जाएंगे। जो कि नाटक कैसे प्रश्न आते हैं, इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी कई बार अपनी पिछली वीडियो में किया है, तो उसका दोहराव मैं नहीं कर रही हूँ। और चलिए हम बात करते हैं अब हिंदी नाटक के संदर्भ में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत है। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी माना गया है। ठीक है, यह एक मौलिक प्रहसन नाटक है। अब देखिएगा, एक एक इस पीडीएफ मैंने एक एक बात को स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पीडीएफ ऑलरेडी पेड कोर्स वालों के पास जा चुका है और उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने इसको तैयार किया होगा, पढ़ा होगा और क्लासेस के माध्यम से और कुछ जो उनके डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो यह एक मौलिक प्रहसन नाटक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यह किसका नाटक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। यह मौलिक नाटक एक ही रात में लिखा गया है, यह भी परीक्षोपयोगी तथ्य है। यह व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग को चित्रित किया गया है। मूल्यहीन शासन व्यवस्था का चित्रण है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अच्छा, जब भी आप मेरे पीडीएफ को पढ़ेंगे इकाई 6, 7, 8, 9, 10 को लेकर के, तो फ्रेंड्स यहाँ केवल परीक्षोपयोगी मैंने रखा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनावश्यक बातें मैं नहीं कहती कि कुछ अनावश्यक हैं, पर इतना है कि जितना परीक्षा में जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। तो यदि क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर किया करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें और क्या मुझे समाहित करना है या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि कुछ नए तरीके से रखना था। तो आप अपना सुझाव देने के लिए तत्पर रहें और अवश्य बताया करें। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के कुल 6 अंक हैं, जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। तो वो 6 अंक आप जानते हैं कि बाह्य दृश्य का आता है, ठीक है, फिर बाजार है, फिर जंगल का दृश्य है, राज्यसभा का दृश्य है, अरण्य का है, स्मशान का दृश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर हास्य नाटक के द्वारा ध्यान आकर्षण किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ तक कि नाटक में जितना मैंने कुछ लिया है सब इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षोपयोगी हैं। तो भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी संक्षिप्त और हास्य नाटक है। ठीक है, संक्षिप्त है, ये चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त की तरह नहीं है। नाटक में एक मूर्ख राजा के कारण सारे लोगों का जनजीवन अंधकार में हो जाता है, यह दर्शाया गया है। नाटक का मूल अर्थ लोक चेतना जागृत करने का है। अब नाटक के हम पात्र देख लेते हैं। तो महंत हैं, और इस बार बताना चाहूंगी कि इस बार एनटीए के द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी, तो 2 प्रश्न ऐसे आए हैं जिसके उन्होंने स्वयं गलत उत्तर बताए हैं। ठीक है, इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और यदि लगाने वाले लगाते तो लगा सकते थे, लेकिन कह नहीं सकती। फिर मेरे ख्याल से जब हमने उसको चेक किया, तो उनका जो गलत उत्तर उन्होंने दिया था, शायद है उसका उन्होंने बोनस मार्क्स सभी को प्राप्त किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद लगाई हूँ। और बाकी उन्होंने अच्छा, इसी इसी टॉपिक से था, ठीक, इसी प्रश्न से था जो कि उन्होंने गलत उत्तर बता दिया था। ठीक है, महंत साधु के रूप में ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, यानी गुरु हैं। गोवर्धन दास महंत जी का लालची 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 शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। और राजा हैं जो कि मूर्ख है, राजा जो नशे में सराबोर रहते हैं और न्याय का अर्थ नहीं जानते। फरियादी है, राजा के न्याय की चाह रखते हैं। आगे हैं कल्लू बनिया है, जो कि जिसकी दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मरी। और कोतवाल फांसी का फंदा बड़ा हो जाने के कारण जिसे फांसी नहीं पड़ी। ठीक है, आगे नाटक की समीक्षा देख लेते हैं। तो ऐसे राजा का क्षेत्र जहाँ राजा को कोई ज्ञान नहीं है, न्याय और अन्याय में भेद नहीं पता, उसे अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं है। यह नाटक गद्य और पद्य के मिश्रण से बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला दृश्य देख लेते हैं। तो महंत अपने 2 चेलों को नगर में भिक्षा मांगने भेजते हैं, लोभ के नकारात्मक परिणाम से भी सचेत करते हैं। आगे दूसरा दृश्य क्या आता है। तो गोवर्धन दास ऐसे बाजार में होता है जहां सब कुछ टक्के सेर बिक रहा है। कुछ खुश होकर 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास जाता है। तीसरा दृश्य देखने को मिलता है कि महंत टके सेर वाले नगर से शीघ्र अतिशीघ्र वापस आने को अपने शिष्यों को कहते हैं। गोवर्धन लालच के कारण वापस नहीं आता।
चौथा दृश्य में क्या देखने को मिलता है कि राजा के दरबार का दृश्य है, जिसमें कोतवाल को फांसी की सजा होती है फरियादी की बकरी के दीवार गिरने से दबकर मृत्यु होने के कारण। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवें दृश्य में दिखाया गया है कि मोटे शरीर होने के कारण, जिससे उसका गला बड़े फांसी के फंदे के लिए उपयुक्त था, इसलिए उसे फांसी के लिए ले जाते हैं। और क्योंकि दुबले कोतवाल के लिए फंदा बड़ा हो गया था, है ना, तो किसको ले जाते हैं, मोटे शरीर वाले आदमी को लेके जाते हैं और वो उसके लिए उपयुक्त है। यानी जब तभी तो कहा गया है कि अरे चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, इस तरह का वक्तव्य इसमें देखने को मिलता है। और छठा दृश्य जो है इसमें आता है कि गोवर्धन दास को फांसी की तैयारी सारी तैयारियां हो रही हैं और वो गुरु जी की वापस आने वाली बात को याद करता है। वो सोचता है कि काश की वापस चला गया होता। तभी गुरु जी आते हैं, दोनों में फांसी पर चढ़ने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। इस शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसा गुरु जी कहते हैं। यह सब सुनकर राजा खुद खुद कहता है कि उसे स्वर्ग जाना है, जो खुद फांसी पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस नाटक के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि राजा ही मूर्ख हो तो वह प्रजा और क्षेत्र के लिए विनाश का कारण सिद्ध होता है। अतः जिस राज्य में विवेक अविवेक का भेद न किया जाए, वहां की प्रजा सुखी नहीं रह सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको परीक्षा के लिए लिखना है। अब इस प्रश्न जो बनेंगे इससे ज्यादा कहीं आपके प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न यहीं से बनकर आते हैं। फ्रेंड्स, हम बकरी नाटक को भी देख लेते हैं। बकरी नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं कि 1974 में प्रकाशित हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत है। सक्सेना जी का नाटक लेखन क्रम में दूसरा और प्रकाशन क्रम में यह पहला नाटक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह समकालीन राजनीतिक जीवन की एक प्रामाणिक दस्तावेज है। बकरी प्रगतिशील जनवादी चेतना युक्त नाटक है। दुर्जन कर्मवीर सत्यवीर आधुनिक नेताओं के प्रतीक हैं। बकरी गांव गरीब गरीब जनता का प्रतीक है। इसमें भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण है। यह गांधी दर्शन का चित्रण है। तो ये इतना पॉइंट सब आपको लिखना है, ये लिख कर आपको पढ़ना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लें, बस वीडियोस देख लें, इतना काफी है। इस नाटक के कारण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को नाटक के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। बकरी साधारण व्यक्ति की समसामयिक नाटक है। राजनीतिक क्षेत्र को के चुनावी योजनाओं छलावे और हथकंडे सामने आते हैं। इस नाटक के अंतर्गत दिखाया गया है अपने कुकर्मों को गांधी जी के सिद्धांतों के आड़ में किस तरह से राजनीतिज्ञ छुपाते हैं, इसका यथार्थ चित्रण इस नाटक में देखने को मिलता है। अब नाटक के पात्र देख लेते हैं। तो बकरी नाटक में कोई नायक या नायिका पात्र नहीं है, है ना। इसमें जो पात्र हैं तो नट नटी भिस्ती दुर्जन सिंह कर्मवीर सत्यवीर सिपाही विपत्ति युवक, ये पात्र हैं। और बकरी नाटक की समीक्षा देखें या मुख्यांश देखें तो बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में विभाजित है। मैंने जैसा कि वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही मैं बोली हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पर केवल मुख्यांश मैंने रखा है कि जितना परीक्षा में आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रत्येक नाटक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है, जिसके माध्यम से आसन स्थिति का विश्लेषण किया गया है। स्थिति होना चाहिए था, ये टाइप मिस्टेक हुआ है, स्थिति होना चाहिए था, स्थिति हो गया है। ठीक है, साधारण व्यक्ति के शोषण की कथा को परिलक्षित किया गया है और राजनीति ने कैसे गांधी जी के विचारों और उनके नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, राजनीति के नाम पर मतलब गांधी के विचारों का यहाँ पर दुरुपयोग किया जाता है। और आप पढ़ेंगे नाटक, आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत बेहतरीन नाटक है, पढ़ लेंगे तो आप वैसे भी आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। यदि ना भी पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बार आप चाहे वो कहानी हो चाहे वो नाटक हो, जो सरल हैं और जो छोटे हैं तो उनको आप अवश्य पढ़ें। इससे मैं नहीं कहती कि आप स्कंद गुप्त को पढ़ें, पर जैसे ध्रुव श्रावणी है, बकरी नाटक है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, जैसे महाभोज भी काफ़ी बड़ा है, एक और द्रोणाचार्य, में दोनों को पढ़ा था क्योंकि पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि जब आप पढ़ लेते हैं तो हम के मुख्यांश भी समझ में आता है कि इसका क्या से बताया जा रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद से मुख्यांश को निकाला गया है। तो नाटक में गांधी जी की बकरी पता कर लोगों का शोषण किया जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग भी दिखाया गया है इस नाटक में। ग्रामीण इलाकों में जनता को गांधी जी के सिद्धांतों को बोलकर राजनीतिक जो वोट प्राप्त करते हैं, किसके, सत्ता के लालच में। यह नाटक समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर सीधा चोट करता है। इस नाटक की विशेषता है कि यह हर तबके के लिए बोधगम्य है, चाहे वह किसी भी परिवेश के रहने वाले ग्रामीण हो या शहरी हो।
नाटक के केंद्र बिंदु ग्रामीण लोगों के भोलेपन और मजबूरी का एक तरह से राजनेता दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको ध्यान से लिख लें और इसको पढ़ भी लें। ठीक है। बकरी नाटक में बकरी संस्थान, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान के नाम से हमारी व्यवस्था और सरकारी संस्थानों का निर्माण कर लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इन संस्थाओं का निर्माण लोगों के जमीन पर अवैध तरह से कब्जा किया जाता है। इन संस्थाओं के तले राजनेता अपनी रोजी रोटी कर सकते हैं। इन सारी संस्थाओं के माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जाता है। जैसे गांधी जी की बकरी बोलकर विपत्ति की आय एकमात्र सहारा बकरी को जबरन छीन कर लिया जाता है। आगे देखते हैं कि नाटक में एक युवक के द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी दिखाया गया है। आगे अंत में युवक नारे लगाता हुआ दिखाया गया है और नाटक को एक समाधान की ओर इशारा करता है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस परिचय देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें नाटक में है। तो पात्र योजना की दृष्टि से नाटक में मंत्री, नेता, पुलिस आदि सुविधा भोगी पात्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो जो शोषक और शासक के रूप में भी परिलक्षित हैं। विपत्ति, युवक आदि शोषित लोगों के प्रतीक हैं। भाषा की दृष्टि से सरल और जन भाषा है। इसमें नाटक की भाषा खड़ी बोली है और पात्र के स्तर पर ग्रामीण पात्रों की भाषा अवधि मिश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस नाटक को भी देख लिया। अब अगला नाटक सिंदूर की होली है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 नाटकों का जिक्र मैंने किया है इस पीडीएफ में। परीक्षोपयोगी जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि परीक्षा में इससे ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुख्यांश है परीक्षा की दृष्टि से, तो मैंने इनको रखा है। आपको क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।